हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। क्या अगर मैं आपको बोलूं कि यूरोप वापस से बंटने वाला है? क्या अगर मैं आपको बोलूं कि नेटो के कोलैप्स के बाद यूरोपियन नेशंस जो ईस्टर्न एरियाज के अंदर हैं वो शायद रशिया का एग्रेशन फेस कर सकते हैं, कब्जा हो सकता है उनका? क्या अगर मैं आपको बोलूं कि इतिहास दोबारा से अपने आप को रिपीट करने वाला है, जहां पर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट के लिए ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने अपना बलिदान दे दिया? आज के समय में यूरोप जो है वो यूनिटी की बात करता है, कॉमन डिफेंस की बात करता है, लेकिन ये सब सिर्फ एक मुहावरे हैं। असल मायने में यूरोप एक बहुत भारी दलदल में फंसा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि यूरोप जो है दोबारा से शायद वो पुराने जमाने के कोल्ड वॉर एरा के अंदर जा सकता है। अब इमेजिन करिए कि आप रोम एरिया के अंदर मैड्रिड में अगर आप कॉफी पी रहे हैं कोई कैफे में, वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर आपके लिए बहुत दूर दराज की चीज रहेगी, क्योंकि क्या होगा कि उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत दूर है। लेकिन यही चीज आप 200 किलोमीटर दूर चले जाइए एस्टोनिया के अंदर, तो यहाँ के फैमिलीज जो है एंशियसली डरती है कि क्या अगर यूक्रेन के बाद रशिया उनके ऊपर हमला कर दे, उनके एरिया को कब्जा कर ले। ये तो यूरोपियन नेशन है। रशिया और ये सारे कंट्रीज का जो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, और यही सेम चीज अगर आप ल्यूथेनिया या लाटविया में भी जाएंगे तो भी यही सेम चीज आपको मिलने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोलैंड ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है कि इन देशों के नजरिए देखते हुए पोलैंड अब क्या करेगा, वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगा और वो खुद को सशक्त करेगा। क्योंकि रिसेंटली क्या हो गया ना कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज बोल दिया कि वो पोलैंड की मदद करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यार बाकी के बाल्टिक देशों का क्या होगा, क्या आप उनकी मदद करोगे अगर रशिया ने कभी हमला किया, तो वो शांत हो गए। इसके वजह से अब ये लोगों को अपने डिफेंस के ऊपर सोचने की जरूरत पड़ रही है। और यहां पर अभी तक क्या हुआ, अभी तक जब से नेटो बना तब से अभी तक इनको एक सुरक्षा का एस्पेक्ट था, क्योंकि नेटो इनकी सुरक्षा करेगा अगर कभी रशिया इनके ऊपर हमला करेगा तब। लेकिन आज के टाइम में नेटो खुद ही डिक्लाइन के कागार पे, तो इनकी सुरक्षा अब करेगा कौन? दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज गिविंग देम चिल्स। अब ये जो चीज आज के टाइम में हो रहा है कि यूरोप डिवाइड हो सकता है अगेन इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट, ये आज के समय पे नहीं बल्कि 40 साल पहले ही एक व्यक्ति मिस्टर कुंडारा, मिलान कुंडारा ने ये चीज बोल दिया था। ये चेकोस्लोवाकियन राइटर थे। इन्होंने बोला था कि हम जनरली यूरोप को है ना दो भागों में समझते हैं, एक होता है वेस्टर्न और एक होता है ईस्टर्न। लेकिन असल मायने में यूरोप ऐसा डिवाइडेड था ही नहीं। यूरोप सिर्फ एक था क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर कल्चरल सिमिलैरिटी थी, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी एंड अलग अलग तरीके की सिमिलैरिटीज थी। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये वाले जो एरियाज है ना, जो ईस्टर्न यूरोप जिसको आज के टाइम में समझा जाता है, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, और ये सब जो एरियाज है, असल मायने में ये लोग सेंट्रल यूरोप के ही पार्ट थे। लेकिन यूएसएसआर ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद इनको जबरदस्ती अपने अंदर शामिल कर लिया। लेकिन कुंडारा ने यह चीज बोला कि जब नेटो बना, और इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी नेटो की, कि जब नेटो बना तो नेटो ने वापस से जो यूरोप का कॉन्सेप्ट है ना उसको एक किया, यूनिफाई किया, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में रहने नहीं दिया, क्योंकि यूरोप तो सिर्फ एक ही है, ऐसा इन्होंने उसकी प्रशंसा करी थी। लेकिन आज के टाइम में जैसा यूरोप हो रहा है, जिस हिसाब से यूरोप के अंदर बंटवारे देखने को मिल रहे हैं, वापस से शायद ये वही बंटवारा हो सकता है जैसा यूएसएसआर के समय पे हुआ था, जब वेस्टर्न यूरोप ने ईस्टर्न यूरोप की मदद नहीं करी थी क्योंकि ईस्टर्न यूरोप गरीब था, और उस टाइम पे यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप के मेजॉरिटी नेशंस के ऊपर कब्जा कर लिया। तो दिस वाज वन अनदर एस्पेक्ट। क्योंकि इसको जब हम आज के कंटेम्पररी सिचुएशंस के साथ समझे, तो रिसेंटली क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये चीज सीधा सीधा बोल दिया कि वो यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बंद करेंगे और यहाँ पे कोई भी डिफेंस शेयरिंग नहीं करेंगे। जेडी वैंस ने नेटो के अंदर जो नेटो मेंबर्स के डिफेंस बजट है उसके कमिटमेंट के ऊपर जेडी वैंस ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने भी क्वेश्चन किया। तो नेटो का जो आर्टिकल था कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कभी हमला किया गया तो सारे नेटो कंट्रीज मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे, तो जब यूएसए ही पीछे हट रहा है तो नेटो का क्रेडिबिलिटी क्या रहेगा? और फिर ये सब देश जो नेटो के भरोसे पे थे, अब वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो अगर नेटो ही आज के टाइम में कमजोर हो गया बिकॉज यूएसए निकल गया है इसमें से,
तो ये लोग तो सीधे सीधे रशिया के एग्रेशन के सामने ही खड़े हैं, क्योंकि ये लोग बॉर्डरिंग कंट्रीज है। एंड यहां पर ये लोग फिर अब बोल रहे हैं कि हमें खुद को आर्म करना पड़ेगा, हमें खुद को ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खुद को और ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पे हमें एक हिस्टोरिकल एनालिसिस ये भी पता चलता है कि जब भी ये नेशंस को तकलीफ हुई है, वेस्ट कभी भी मदद करने नहीं आया। आप चाहे ले लो 1939 में जब पोलैंड के ऊपर हमला किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वेस्ट पहली बार नहीं आया। जब रशिया ने हंगरी के ऊपर हमला किया था, हंगरी के ऊपर, तभी भी यहां पे वेस्ट नहीं आया था इनकी मदद करने को। इसके अलावा जब प्राग में फ्रीडम मूवमेंट को बहुत ज्यादा ब्रूटली सप्रेस किया गया, तभी भी वेस्टर्न यूरोप नहीं आया था इनको बचाने को। और आज के टाइम में ऐसा ही एक सिमिलर चीज देखने को मिला जब फ्रांस के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि रशिया तो हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे पास हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो एक यूरोप की बात थी, वन यूरोप की, अब तो इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इन देशों को अंडर थ्रेट रहेंगे ये, क्योंकि ये अब इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि दिस इज वन मेजर थिंग जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। एंड इन टूडेज टाइम इसी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है, जहां पर ये सब देश जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए अब कुछ काम करने की बात कर रहे हैं कि हम अब क्या करने चाहिए। इसीलिए ये लोग एक नए आर्म्स रेस के अंदर चले गए हैं, जहां पर जो स्वीडन और नॉर्वे, ये लोग जो कभी नेटो के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, ये लोग जुड़ना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो देश कभी इतने खुद को आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स अपने आप से लेस नहीं करते थे, अब ये लोग इतने ज्यादा आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स ये लोग लेने की बात कर रहे हैं, खरीदने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में जर्मनी खुद, जो एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, जो डिपेंड हो रहा था फ्रांस के न्यूक्लियर पावर पे, लेकिन फ्रांस के इस स्टेटमेंट के बाद जर्मनी को खुद सोचना पड़ रहा है कि क्या इसे न्यूक्लियर पावर होना चाहिए क्या। पोलैंड खुद आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और ये जो अलग अलग देश हैं यहाँ पे, ये लोग खुद न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड आ रहा है कि ये लोग खुद के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर लेना चाहते हैं। पहले ये नेटो के ऊपर भरोसा रखते थे, लेकिन अब नेटो खुद ही बर्बाद हो रहा है, नेटो खुद ही खत्म हो रहा है, तो उसकी वजह से ये लोग अब क्या करेंगे, दे विल हैव टू सिक्योर देमसेल्व्स। तो यहां पर कुछ लोग ईस्टर्न यूरोप के ये भी चीज बोलते हैं कि अगर यहां पे हम डर रहे हैं कि रशिया कभी हमारे ऊपर हमला करेगा, तो क्यों नहीं हम ही पहले रशिया के ऊपर हमला कर दे और कहानी उधर का उधर ही खत्म कर दे। Why not we unite ourselves, the Eastern European countries एक साथ यूनाइट होकर रशिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहां पर ये एक बिगर क्वेश्चन आ रहा है कि देयर इज अ डिवाइड इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, जिसके वजह से अब ये आगे देखना पड़ेगा कि क्या नेटो इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को बचा पाएगा, क्या यूएसए इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को बचा पाएगा रशिया के खिलाफ, या ये लोग खुद को अब कैसे बचाएंगे, या क्या हम आगे एक न्यूक्लियर वर्ल्ड की तरफ और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अब इस चीज की वजह से निकल के आते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या सिचुएशंस होने वाले हैं। तो फॉर दिस वीडियो ओनली दिस मच, थैंक यू एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स।